हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीटेट 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं और इस वीडियो में हम सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील कक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ऑप्शन है हमारे पास कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं, या वे सामूहिक कार्य में भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, या वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। दोस्तों, सक्रिय इसमें हमें पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है हमारे पास सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिगम प्रभावशाली ढंग से सीख सके तथा अंततः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, परोपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन, या पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिक और विनियम। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। अगला प्रश्न है हमारे पास, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह विकसित कर रही है, तो वह इनमें से क्या विकसित कर रही है। ऑप्शन है हमारे पास, बताना है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, या परिक्कता। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वायत्तता। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, या कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। तो इनमें से बताना है कि भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास, चालाघात, पठन वैकल्य, वाग संबंध रोग, भाषाघात, यानी कि एप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, एस्पेसिया, या फिर एफेजिया। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफेजिया। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है, एफेजिया। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबद्ध नहीं है। तो नहीं वाला बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, यह शोभाधारित नहीं है,
विभिन्न बुद्धियों भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। यह प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो ये बताना है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में अपनी ही विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो ये इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत से संबंध नहीं रखता है ये, क्योंकि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो एक क्षेत्र से संबंध नहीं रखते, वो अनेक क्षेत्र से संबंध होते हैं, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। नहीं वाला पूछ रहे थे वो, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, या यह सभी सात बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, या यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद क्या दर्शाते हैं, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास कि लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, या हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है, या अनुपयुक्त हैं क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, या लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं के खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कि कक्षा में विद्यार्थियों के जो व्यक्तिगत विभेद हैं वो क्या है, वो लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, तो ये बताना है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था क्यों। तो राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, या सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, या विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, या विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। तो ये बताना है, ये तीन इसमें पॉजिटिव होंगे और एक निगेटिव होगा, तो वो बताना है कि कौन सा इनसे संबंध नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, या प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन ये इनसे संबंध नहीं है, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ये प्रश्न दिए हैं हमारे पास, तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, कौन सा प्रश्न ठीक तरह से मिला हुआ है ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, क्या आपने अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन, ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये तो कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है। तो
पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? पिछली बार होगा ये, पिछली बार दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट में निर्णायक क्षण कौन सा था? या फिर जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। या फिर निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को विश्लेषण में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त होगा। तो दोस्तों आप पढ़ के अपने आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपको इनमें से ठीक लग रहा है और ठीक तरह से मिला हुआ है, कौन सा किस प्रश्न का एक मतलब निकल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये तीनों गलत प्रश्न दिए हैं इसमें। ये निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो ऑप्शन है हमारे पास, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कर सकते हैं एक टीचर कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो ये बताना है कि कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास, आत्मविमोह या आत्मविमोह, परमस्तिक घात, पर अभिघातज तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर अभिघात्मक तनाव। ये क्या है? विकासात्मक विकार का एक उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, पर अभिघात्मक तनाव। अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किससे संबंध है ये बताना है। क्या चीज़ कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें, ये सब चीज़ किससे संबंधित है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, या उपचारात्मक शिक्षण, या विभेदित अनुदेशन, या पारस्परिक शिक्षण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन। क्या ये किससे संबंध है? विभेदित अनुदेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।